मेरे साथ हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर गोल्डन कुमार। आज इनसे बात तो करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताऊं इनके बारे में कि डांस इतना जानदार करते हैं और माइकल जैक्सन की एकदम कॉपी हैं ये। ठीक, इंटर मिनिस्ट्रियल कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट प्राइज इनका रहता है। अभी तैयारी कर रहे हैं कि भाई नेशनल लेवल पे इंटर मिनिस्ट्रियल कंपटीशन को टॉप करने की तैयारी चल रही है इनकी। तो बात करेंगे कि भाई मतलब एक तो आप एग्जाम निकाल लेते हो, इतना टफ एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें भी कर लेते हो। इतना तगड़ा डांस करते हो कि दिल्ली टॉप कर जाते हो और फिर नेशनल की तैयारी शुरू कर देते हो। इतने काम कैसे कर लेते हो भाई तुम? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और देखिए सर, जब मेरा था हमेशा से कि एक ना हमारे साथ एक एसोसिएट होना चाहिए, कोई भी आपका एक पैशन। ओके। और मेरे साथ था कि मैंने कॉलेज के टाइम से डांस को अपना एक पैशन बना लिया था कि मुझे डांस करना है। तो उसी टाइम से मैं सीखता था। कॉलेज के टाइम पे एक मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी था ये था। अब कॉलेज हो गया कंप्लीट। अब जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली वालों को जॉब लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अब डांस के लिए वो सपोर्ट तो नहीं करते कि आप डांस, मेरा तो मन था कि डांस करके मैं डांस में मन में था कि मुझे करना है। बट फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसमें जा सकूं। मुझे पता था कि एक जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मैंने क्या किया, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ डांस को मैंने होल्ड पे रख दिया कि चलो भाई मेरा पैशन है, ठीक है कंटिन्यू करेंगे उसको, लेकिन सबसे पहले हम अपने फैमिली को ठीक करते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करते हैं। मैं दिल्ली आ गया प्रिपरेशन करने के लिए एसएससी सीजीएल का, पूरा मन में ठान करके कि मुझे करना है सीजीएल। और मैंने सीजीएल का अच्छे से 1-1.5 साल का तैयारी की, अच्छे से बैच ज्वाइन किया, कंसिस्टेंट होकर स्टडी की। दिल्ली आया, एक भी जगह नहीं घूमा मैं प्रिपरेशन के टाइम पे। मेरा 2 ही जगह था, मुझे पता था, मेरा रूम, लाइब्रेरी और मेरा कोचिंग सेंटर। अच्छा, ये दिल्ली आप आए तो कहाँ रहते थे दिल्ली में? दिल्ली में मैं रहता था कटवरिया सराय में, और मुनीरका में मैं कोचिंग करता था। कटवरिया सराय मतलब लोग जाते हैं मुखर्जी नगर, आप आ गए मुनीरका? हाँ, मुनीरका कोचिंग था और कटवरिया सराय में रहता था। और मुझे लगता है कि एक तरह से मैंने एक सही डिसीजन लिया। मेरा दोस्त भी वहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो मैं उसी के साथ वहाँ पे रहता था। मुझे लगा कि मुखर्जी नगर नहीं जाने का मुझे फायदा भी हुआ कि वहाँ का जो भीड़ था उससे मैं डरा नहीं। मतलब वहाँ पे जाते तो इतना आपको भीड़ मिलेगा कैंडिडेट्स का कि आपको एक डर लग जाएगा। बट मैं यहाँ आया तो मुझे उतना ज्यादा भीड़ नहीं लगा कि चलो ठीक है मैं कर सकता हूँ। पर हो सकता है कि अगर मैं मुखर्जी नगर जाता तो डर भी जाता कि इतने सारे बच्चे होते हैं एक बैच में, तो शायद डर जाता। मेरे लिए ज्यादा सही। ओके। तो अच्छा ये बताइए कि भाई चलिए डांस पे भी हम बात करेंगे कि भाई मतलब आप लोग भी कैसे, किसी का कुछ इंटरेस्ट हो। अब देखिए 2 चीजें है ना, मतलब डांस आपके सिर्फ डांस नहीं, वो एक फिजिकल फिटनेस के लिए भी इंडोर, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं और बहुत फिट रख सकता है। देख ही रहे मतलब एकदम स्लिम एंड ट्रिम बॉय। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनके थोड़ा सा प्रीवियस बैकग्राउंड में, मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई क्या की है। तो मतलब आप हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, कैसे पढ़ाई की थी आपने? सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, हिंदी मीडियम था। मैंने जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ से 10th तक की स्टडीज की है, रांची में ही किया है। उसके बाद 12th भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से, रांची कॉलेज से किया। साइंस लिया था, साइंस बैकग्राउंड था मेरा। उसके बाद मेरा मन में सपना था और पापा का भी सपना था कि इंजीनियरिंग करूँ। ठीक है, मैं फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, हमने लोन लेकर के अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया भुवनेश्वर से। और उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। तो नौकरी नहीं मिली इसलिए, या सही नौकरी नहीं मिली, या क्या कारण थे गवर्नमेंट जॉब में? मुझे नौकरी मिल गई थी सर, वही आईटी कंपनी में मिली थी। मेरा जो ब्रांच था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था। बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं, इसको नहीं करना। अच्छा एक चीज बताइए, मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, क्या कोडिंग सिखाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में या वो कंपनी में सीखते हैं आप? कोडिंग सिखाई जाती है सर। कोई भी इंजीनियरिंग करने जाता है बच्चा तो उसको पहले 2 साल 1 साल सी और C++ का बेसिक नॉलेज दिया जाता है, कोई भी ब्रांच आप ज्वाइन करो। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो उसको एडवांस लेवल में ले जाया जाता है। यहाँ पे बेसिक लेवल लेकर के फिर आपके स्ट्रीम वाले चीजों को ज्यादा सिखाते हैं। ठीक है, मतलब आपने 1 साल कोडिंग सीखी थी, है ना? सीखी थी, बट इंटरेस्ट एकदम नहीं था। एक बार बैग भी लग गया था मेरा उसमें। अच्छा। फिर बाद में फिर मैंने पास कर लिया उसको। तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग की। तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग अभी उतनी इंग्लिश का महत्व तो समझ आया नहीं होगा, नॉर्मल हो रहा होगा। ठीक, फिर सीधा इंजीनियरिंग कंप्लीट करके दिल्ली आ गए? यस सर। नहीं सर, सबसे पहले तो मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हाथ पैर मारा इधर उधर कि चलो कोई भी मेरे ब्रांच से रिलेटेड मिल जाए, जूनियर इंजीनियर मिल जाए, कोई भी जॉब लग जाए
इधर उधर छोटी मोटी कंपनी, मतलब बढ़िया जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, बैंक का एग्जाम दिया, सारा एग्जाम। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, मैं उलझन में था। तो 5-6 मंथ रह के घर पे ही रह करके कम से कम 40-50 एग्जाम को अटेम्प्ट किया, बट सब में फेल होता गया 1 by 1। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, एक पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब आपने सरकारी नौकरियां भी 40-50 की तैयारी एक साथ कोशिश की थी सर, और सब में फेल होते रहे, सब में फेल होते रहे। ठीक है, ये तो होना ही था, आप भी समझ गए होंगे अब तक कि फोकस नहीं था, इसलिए मेरा फेलियर का रीजन था। क्योंकि बिना तैयारी के आप जनरल कंपटीशन नहीं निकाल सकते, आपको एक टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तब जाके आप निकाल सकते हो। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 6 महीने बाद मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया घर पे, उसके बाद कि नहीं, दिल्ली जाकर के मैं प्रॉपर्ली इस एग्जाम का तैयारी करूंगा और यही एग्जाम निकाल के घर जाना है मुझे। तो घर वाले मारे वाले नहीं कि यार तुम अभी इंजीनियरिंग करके अपना पैसा लोन लिया गया, तुम जा रहे हो दिल्ली, फिर वहां भी खर्चा बढ़ाओगे, तुमको नौकरी करनी चाहिए और तुम अभी तैयारी किए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था? मम्मी तो कुछ नहीं बोलती हो, तो थोड़ा जानते हो मम्मी लोगों को कैसा नहीं होता, लेकिन पापा हमेशा बोलते थे तुमने क्यों नहीं जॉब किया, वो ये वाला जॉब ज्वाइन कर लो, वहाँ प्राइवेट कर लो, ये कर लो, पैसा कुछ भी करो, धीरे धीरे करके पैसा बढ़ जाएगा। बट मुझे पता था कि मैं ये सब जॉब करूंगा तो कहीं ना कहीं फिर फंस जाऊंगा हमेशा के लिए, तो थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक बेहतर जॉब में जाओ। मैंने उनको कन्विंस किया कि पापा मुझे, मम्मी 1 साल का टाइम दे दो, ठीक है मैं दिल्ली जा रहा हूँ और 1 साल के अंदर आपको एक गवर्नमेंट जॉब ला कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो ये पहले टर्म में आपने यहाँ पे सीजीएल क्लियर किया है, कैसे रहा? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम में ही सीजीएल क्लियर क्रैक कर दिया था, ठीक है। और मैं आया, मेरा फरवरी में आया था मैं 2016 में यहाँ पे, और अगस्त में मेरा प्री एग्जाम था, यानी कि 5 से 6 महीने का टाइम था। थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, हल्का फुल्का इधर उधर एग्जाम देने जाता था, तो कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज थी। और यहाँ पे अच्छे से कोचिंग करके 6 महीने के अंदर में प्री एग्जाम था। प्री में मेरे 160 मार्क्स आए, क्या बात, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस का प्रिपरेशन के लिए फिर से 3-4 महीने का गैप मिलता ही एसएससी सीजीएल में, उसमें फिर से डेडिकेटेड होकर मैथ्स इंग्लिश पढ़ा, उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए और मुझे पहली बार में ही मुझे अकाउंटेंट का पोस्ट मिल गया था सीजीए अकाउंटेंट में, जो कि दिल्ली में ही मुझे पोस्टिंग मिली थी। और फिर ये अगली बार आपको मिला सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 2017 के थ्रू मिला फिर मुझे एएसओ का, 16 के थ्रू। तो उसके लिए फिर कैसे तैयारी की जॉब के साथ साथ, आपको भी बताइए। एक्चुअली मुझे जॉब के साथ तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप सब बहुत लोगों को पता है कि 17 वाला में केस बहुत लंबा चला था, ठीक है। और आपको पता होता है कि ज्वाइनिंग आने से पहले आपको टाइम लगता है, 1 साल का लगभग, आपका रिजल्ट आने के बाद लगभग 8 महीने 9 महीने का टाइम लगता है, और उसी बीच में आपका अगले सीजीएल का प्री भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है। तो मैंने उसी कंटिन्यूअस वाले स्टडी में ही मेरा प्री और मेंस हो चुका था ज्वाइनिंग से पहले। सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्टिव ज्वाइनिंग के बाद दिया था, जो कि उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो मतलब आपने एकदम तैयारी करते रहे, और मैं कह सकता हूँ कि जॉब के बाद भी मैंने छोड़ा नहीं कि मुझे चलो मुझे जॉब मिल गया तो छोड़ो तैयारी छोड़ते नहीं। मुझे पता था अभी 2800 मिला, लेकिन मेरा सपना था कि मुझे 4600 और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है। उसके लिए मैं कंटिन्यूअस मेहनत करता गया लास्ट तक। तो यही आपकी पहली प्रेफरेंस थी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, कोई और पोस्ट ढेर सारी हैं, तो ये नहीं चाह रहे थे कि आप रांची पहुंच जाएं और कोई और पोस्ट लेके? सर मेरा प्रेफरेंस तो था होम स्टेट, हमेशा सबका रहता है कि होम स्टेट में मिल जाए, तो एक्साइज मेरे मन में था। बट मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी कि मुझे अपना वाला जोन मिल जाता, और मैं कंफ्यूजन में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर एक्साइज में है कि अगर आपको दूसरा स्टेट मिल जाता तो आप उसी स्टेट में रह जाते हो हमेशा के लिए। पर मैं 2 साल जो यहाँ पे जॉब कर चुका था अकाउंटेंट का, मुझे दिल्ली में समझ में आ गया था कैसा लोकेशन है। मैंने देखा कि सीएसएस में डालता हूँ, एएसओ डालता हूँ, तो मुझे कम से कम एक फिक्स तो एक जगह लोकेशन पे रहूंगा दिल्ली में, और रांची यहाँ से सही था, मतलब ट्रैवलिंग भी सही था, इसलिए मैंने एएसओ को प्रेफर किया। एएसओ को प्रेफर किया, एएसओ मिल गया, है ना। तो किताबें वगैरह कैसे कैसे पढ़ाई की थी आपने, थोड़ा सा बताइए। कितने घंटे पढ़ते थे रोज पहले कोचिंग के साथ साथ? हाँ ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरा लिमिटेड बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था, ठीक है सर। सबसे पहले तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, तो मैं 100% कोचिंग को ही फॉलो करता था। मैं इधर उधर कुछ भी नहीं, किसी की बातें सुनता था। कोचिंग में मैं गया, वहाँ पे जो मटेरियल मिला उसको जो टीचर बोलते थे मैं फॉलो करता था। नोट्स कॉपी प्रॉपरली सभी सब्जेक्ट का बनाता था, और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने कोचिंग मिस किया है, ठीक है। सारे दिन, हर दिन गया हूँ मैं कोचिंग क्लासेस, और मैंने सिर्फ टीचर्स को फॉलो किया जो भी था, टीचर्स बोलते थे। और स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। हर वीक मॉक टेस्ट होता था वहाँ पे कोचिंग में, हर वीक में मॉक टेस्ट लगाता था, उसको अच्छे से एनालिसिस करता था।
और जो किताबें मुझे कोचिंग में मिली थी पैरामाउंट में मैंने ज्वाइन किया था, वही को मैं फॉलो कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मतलब कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा रिसोर्सेज जो आपकी कोचिंग ने दिया है, जो टीचर ने पढ़ाया, हाँ। उतने पे ही आप डिपेंडेंट रहे। उतना भी डिपेंडेंट रहा, और मॉक टेस्ट लगाया सर ज्यादा से ज्यादा। ओके, मॉक टेस्ट कैसे, ऑफलाइन ऑनलाइन? अब मैंने स्टार्टिंग में जो मॉक टेस्ट थे तो वो तो ऑफलाइन लगाया स्टार्टिंग में, उसके लगभग 30-40 मॉक टेस्ट मैंने ऑफलाइन लगाया। टाइम ज़्यादा लगता था तो मैं मतलब 1.5 घंटे भी लग रहे तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ 100 क्वेश्चन। लेकिन फिर 30-40 के बाद थोड़ा सा स्पीड तो जब बन गया तब मैं ऑनलाइन पे चला गया। फिर ऑनलाइन मैंने कम से कम 100+ मॉक टेस्ट लगाया हूँ इसके बाद। तो मॉक टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा आपके सिलेक्शन में, क्या कहते हैं, आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना मॉक टेस्ट ही, यही आपको रास्ता दिखाता है, आपकी कमियों को बताता है, सभी चीजें आपको बता देगा कि हाँ आपका कमी कहाँ हो रहा है, क्या चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहीं से आप निकाल सकते हो। वही बताएगा कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सभी चीज। तो मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? अच्छा, तो घंटे के हिसाब से तो अब फिक्स नहीं था कि हर दिन इतने ही घंटे हैं। 12 घंटे तो हाँ, लगभग मैं 12 घंटे के आसपास डेली का हिसाब से ऑन एन एवरेज। बट ये बात है कि आपका माइंड हमेशा ना चेंज होता रहता है। किसी दिन आपको पढ़ाई करने का बहुत मन करेगा कि दिन भर करे, तो कभी कभी मेरा 14-15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे ऐसे, किसी दिन 3-4 घंटे हुए, 2 मॉक लगा लिया, 1 मॉक लगा लिया, बस उतने ही थोड़ा रिविजन कर लिया। तो मेरा वैरी होते रहता था। बट ये था कि मैं कंसिस्टेंट था कि हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है। ठीक है सर। तो कंसिस्टेंसी को आपने एकदम मेंटेन किया, मतलब मन नहीं है तब भी यार हाँ, 1-2 मॉक तो लगा ही देना है। हाँ, दिवाली के दिन मुझे याद है एक इंसिडेंट कि दिवाली के दिन मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन था कि मैं यही था दिवाली में, मतलब कोई भी फेस्टिवल पे घर नहीं गया था कि जब तक मेरे एग्जाम नहीं हो गया था। तो दिवाली में यही था, पढ़ने का मन नहीं था। दोस्त लोग मेरे जो थे सब लोग इधर उधर घूमने चले गए, बट मैंने सोचा नहीं, मैंने उस दिन उठा के, मुझे याद है कि मैंने मॉक लगाया था। मेंस का उस समय था टाइम, तो मेंस का मैंने मॉक्स लगाया था। मतलब एकदम अल्टीमेट मेंटेन की एकदम डिसिप्लिन। हाँ, यस सर। ठीक है। और बाकी कोई रिसोर्स नहीं, बस कोचिंग में। हाँ। इंग्लिश आप जैसे हिंदी मीडियम से आए और फिर इंग्लिश का वोकेबलरी का पोर्शन है, मेंस में बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हो जाता है। प्री में भी एक अच्छा स्कोर करना हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? मुझे पता था कि मेरा ना इंग्लिश वीक है, तो उसको मैंने स्टार्टिंग से ही फोकस करना शुरू किया। और टीचर ने मुझे बताया था कि अगर आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है ना, तो ग्रामर के पीछे ज्यादा मत भागो, आप इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे और वोकैब्स पे ज्यादा कमांड करो, वहां से आपका अपने आप इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया था, 2 घंटे का टाइम, हर दिन शाम को 6 से 8 ऐसा था कि मैं टाइम फिक्स कर लिया। उसमें मुझे 1 घंटे रोज वोकैब्स याद करने, 20-30 जितने भी याद हो रहे हैं, और रिविजन करना। और साथ में 1 घंटे का टाइम था जिसमें कि मैं हमेशा रीडिंग डालता था। उसमें रीडिंग में मेरा था कि एनसीईआरटी के जो स्टोरी बुक्स होते थे वो पढ़ता था, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता था। न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता था तो मुझे नींद आती थी, कुछ आता था, लेकिन मैं हमेशा एनसीईआरटी के स्टोरी बुक्स पढ़ता था। वहाँ पे जो भी वोकैब्स मिले उसको अंडरलाइन करके मैंने रीड कर लिया, और एक्टिवली रीडिंग करता था कि मैं उसमें बीच बीच में सोचता भी था कि यहाँ पे कौन सा प्रोपोजिशन लगा, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ये सब चीज़ें समझने में टाइम लगती थी, लेकिन धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ के बाद थोड़ा चीज़ें क्लियर होने लगी, समझ में आने लगा। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज सॉल्व करना शुरू किया, क्विज टेस्ट, क्लोज टेस्ट देने लगा। तो ऐसे करके 6 से 8 महीने जो कंटिन्यूअस में 2 घंटे का जो मैंने इंग्लिश में टाइम दिया, वो मेरे को इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। अच्छा, न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह भी किया आपने? सर मैं बोलूँ तो मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा कभी भी, 1-2 बार पढ़ने का ट्राई भी किया, बट इतना नींद आता था और मुझे समझ में भी नहीं था, उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं था उस टाइम पे। लास्ट में हल्का फुल्का पढ़ा है, बट मैं मेनली बोलूंगा कि नॉर्मल जो बुक्स थे, पैसेजेस थे, उसी को पढ़ा। एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आपने, स्टोरी बुक्स पढ़ी थे? हाँ, मतलब रीडिंग की खूब? रीडिंग करी है सर। ठीक है। और मैथ्स कैसी थी आपकी? मैथ्स सर ठीक ठाक था मेरा, मैथ्स मतलब एवरेज था, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, बट कन्वेंशनल मेथड वाला मुझे पता था। ये सब चीजें जो लॉजिकली स्ट्रांग थे आप? हाँ, लॉजिकली मतलब ये था कि समझ में आ जाता था कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें, मतलब ठीक है, सर्कल क्या है, ये सब चीज़ें मुझे पता था। ये नहीं कि मुझे तुम जानना पड़ता कि एरिया क्या होता है, ट्रायंगल, 3 सर्कल, ये सब मुझे पता था। बट ये था कि जो यहाँ पे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कभी नहीं सॉल्व किए, पहली बार यहीं पे सॉल्व किया था। तो जो भी टीचर बताते गए, जो भी टिप्स बताते गए, बस उसको फॉलो करते गया, रिवाइज करते गया, और वहीं से सीखा। और जीएस को फिर कैसे मैनेज किया आप? जीएस एक ऐसा है, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ, इसका नोट्स भी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ।
तो वहाँ पे कोचिंग में मेरे टीचर आते थे जो कि जीएस का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर, ज्योग्राफी का अलग, बायोलॉजी का अलग, हिस्ट्री का अलग, और अच्छा खासा लेक्चर देते थे वो, ठीक है। नींद भी आती थी। बट मैंने ये बना लिया था कि मुझे सभी चीज़ का नोट्स कॉपी बनाना है। तो वो सभी लोग नोट्स डिक्टेट करवाते थे, मेरा सभी का नोट्स बना हुआ था प्रिपेयर। उन्होंने बस बोला कि नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज करो और प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ। तो मैंने वही फॉलो किया। मैंने नोट्स प्रिपेयर किया सारी चीज़ों का, पॉलिटी का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकता था, 7-8 हज़ार के आसपास मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। फिर भी देखो कि सर, देखिए कि जीएस में इतना पढ़ने के बाद भी जो मेरे जीएस में मार्क्स आया था 24 मार्क्स आएगा सर, पर फिर भी वो डिसेंट मार्क्स है, सही है, डिसेंट मार्क्स। अब मुझे लगता है कि लोगों को भी यही टारगेट करना चाहिए कि 20 से 30 मार्क्स के बीच में जीएस में टारगेट करो कम से कम, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग मैं करता था, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इसमें मेरा फोकस था कि मैं 150 में कम से कम 140-145 प्लस मुझे लाना है, और बाकी इसमें 25 से 30 मार्क्स भी आ जाए तो सही है, और वही आया था, ठीक है। तो एक चीज़ और बताइए आप कि रीजनिंग के लिए भी कुछ स्पेशल या बस क्लास नोट्स और सारी चीज़ें? रीजनिंग के लिए कुछ मेरा स्पेशल नहीं था। क्लास नोट जो सर ने करवाया, जो मेथड बताया, जो उसमें क्या होता है, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं बहुत सारे रीजनिंग में, कि डाइस को कैसे आपको पहचानना है, किसके पीछे वाला साइड कौन सा है, आपको कैसे एनालॉजी वाला जो नंबर सिस्टम वाले कुछ चीज़ें होती है कैसे आपको सॉल्व कर सकते हो। तो जितना भी टिप्स ट्रिक्स बताया उसको बार बार फॉलो करके याद कर लिया सबसे पहले। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो अगर आपको नंबरिंग नहीं याद होगा A से Z तक कि P मतलब 16 नंबर पे आता है, ये सब, तो वो सब चीज़ें ट्रिक्स जितने भी बताया सर ने, मैंने फॉलो किया, नोट्स को अच्छे से मेंटेन किया, और उसके बाद सिर्फ उनका एक प्रैक्टिस बुक दिया था, उससे प्रैक्टिस करता था, और मेरा मैंने मॉक जो दिया उसी से मेरा होता गया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा मुझे। वेरी गुड। अब एक लास्ट एडवाइस जो आपको लगता है, बच्चे और भी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, उनको ये भी रहता है कि इंटेलिजेंट भी हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो वो क्या कारण रहता है, क्या मतलब आप क्या लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों? मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि देखिए, कुछ ना कुछ गलतियां लोग करते हैं जिनके कारण सिलेक्शन नहीं होता, और ऐसा तो है कि सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका कुछ कुछ गलतियों के कारण होता है। वो एक तो होता है कि आप फोकस थोड़ा सा हट जाता है लोगों को, जब 1-2 साल पेशेंस नहीं रह पाता, जब लगता है कि 1 साल टाइम हो गया, उनको लगता है कि इस एग्जाम को छोड़ के किसी और को तैयारी कर लेना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत भटक जाते हैं, सारा चीज अलग अलग हो जाता है। क्या होता है, रिसोर्सेज में भी वो फंस जाते हैं। आजकल इतने सारे मार्केट में बुक आ गए हैं कि लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ज्यादा अच्छा नहीं है, उससे बेटर वो वाला टीचर का बुक अच्छा है, फिर उसको ले जाते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं कुछ दिन के लिए, फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। तो कुछ कुछ गलतियाँ करती हैं जो लोग करते हैं। दूसरा चीज होता है कि लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बीच बीच में, तो उसको मोटिवेट अपने आप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिपरेशन का जो जर्नी होता है ना, बहुत स्ट्रगल भरा होता है, उसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखना पड़ेगा। आपको कभी एकदम लो चले जाओगे, आपको लगेगा कि प्रिपरेशन छोड़ दे, गिव अप कर दे, बट उस टाइम पे भी अपने आप को खड़ा करना पड़ता है कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करना और सिलेक्शन लेना। मैं सर 2-3 चीज़ों का सहारा लेता था, मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। मुझे लगा कि मैं मेडिटेशन हमेशा स्टार्टिंग से ही करता था। 10 मिनट का मेडिटेशन मुझे हमेशा काम रखता था, कॉन्फिडेंट रखता था। दूसरा, मैं हमेशा अफर्मेशन किया करता था कि आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स। हमेशा मैं हर दिन इसको बोलता था। कभी भी फ्री टाइम मिल गया, डिमोटिवेट हो रहा, अपने आप को बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को। इससे क्या होता है, मुझे बूस्टअप मिलता था, मोटिवेशन मिलता था। मैं वॉक कर रहा हूँ, कहीं पार्क में जा रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम है, मन में बोलते जा रहा हूँ, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट। ये बोलता था तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता था। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये है कि आपको सबकॉन्शियसली आपको हेल्प करता है कि आपका क्या है अंदर से मोटिवेशन, प्लस ऐसे बोलने से आपका गोल हमेशा क्लियर रहेगा कि आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, और रास्ता अपने आप से करके मिल जाता है। मतलब यही है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है। आप कैसे रखते हैं वो आपको डिसाइड कर सकते हैं आप। इन्होंने भी अपने गोल्डन ने भी बताया कि आप कैसे रख सकते हैं। तो बस तैयारी करते रहिए विद मोटिवेशन। और आप अगर आपको कुछ और भी मोटिवेशन चाहिए होगा तो आप मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल गोल्डन ASO, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। वहाँ पे भी मैं गाइडेंस करते रहता हूँ, ऐसे सर भी करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको गोल्डन ASO पे एक तो मोटिवेशन और तमाम चीज़ें मिलेंगी ही, और बहुत ही बेहतरीन डांसर भी हैं, जिनके डांस की भी वीडियोस आपको उस पर मिलेंगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।